जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी के 3 वीडियो पहले भी हो चुके हैं, यानी कि शुरुआत की 3 क्लासेस हमने पहले देख रखी हैं। तीसरी क्लास जो है वो थोड़ा बड़ी थी, इसलिए उसको काट करके उसमें 2 बना दी गई हैं, है ना। 1 घंटे से ज़्यादा हो गई थी, तो 1 घंटे से ज़्यादा हो गई थी, इसलिए उसको काट के 2 बना दिया गया है। तो तुमको 3 नहीं 4 क्लासेस मिली होंगी, उसके बाद ये 5वीं क्लास अब तुमको मिलेगी आज वाली। तो 3 क्लासें हैं एक्चुअल में, उसमें 4 बनाई गई हैं, 5वीं क्लास आज मान के चलते हैं। तो मान लेते हैं कि ये पॉलिटी का 5वां वीडियो है। पहले के 3 या 4 वीडियो में हमने देखा है कि संविधान आखिर है क्या, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, और संविधान निर्माण के पीछे का जो इतिहास था, उसके पीछे की जो विचारधारा थी, कैसे कैसे हमारे संविधान सभा को मंजूरी मिली और संविधान सभा ने कैसे कैसे संविधान बनाने की प्रक्रिया को चालू किया, वहां तक हमने देखा। कल हमने देखा जिन्ना ने क्या किया था, प्रत्यक्ष कार्यवाही करवाई थी। क्या कराई थी? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसे घोषित किया था? कौन सी डेट थी जिस दिन उसने प्रत्यक्ष कार्यवाही की थी? बताओ फटाफट। यही पढ़ के आए तुम लोग? 1939। अरे जाओ, थू कराए हमारे ऊपर। 1946 थी। कौन सी डेट थी? डेट तो बताओ। ऑनलाइन वाले बताएं कमेंट में फटाक से, जिन्होंने वीडियो देखा है लास्ट वाला। नहीं, 16 अगस्त थी। कौन सी डेट थी? 16 अगस्त। ठीक है, तो 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने कहा था कि अब हम प्रत्यक्ष कार्रवाई करेंगे। प्रत्यक्ष कार्रवाई मतलब दंगे कराएंगे, खुले तौर पर दंगे कराएंगे। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चालू हुआ था? कौन बताएगा? व्यक्तिगत सत्याग्रह किस डेट में स्टार्ट हुआ था? 17 अक्टूबर 1939। कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1939। तुम लोग डेट नहीं ध्यान दियो, अभी थोड़ी डेट हुई हैं, कर लो। ये हिस्ट्री का काम है, पॉलिटी में पढ़ा रहे हैं। 2 4 5 6 अगर यहाँ याद हो जाती हैं तो कोई नुकसान करेंगी? नहीं करेंगी ना। ऐसा तो होगा नहीं कि अपच हो जाएगी, सर अब डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, पॉलिटी में हिस्ट्री हजम नहीं हो पा रही है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो कम से कम 2 4 डेटें हैं वो खत्म कर लो। 2 डेटें या 3 डेटें आज और बताएंगे और तुम्हारा काम डेट का खत्म हो जाएगा, फिर पॉलिटी का स्टार्ट हो जाएगा। याद नहीं होते तो मत याद करो। देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो डेट याद नहीं होती है, छोड़ो हटाओ मत याद करो। क्वेश्चन आएगा, छोड़ो हटाओ, रहने दो करने को, पेपर में नहीं करो, छोड़ दो। उसके अलावा दूसरा कवर कर लो, और फिर क्या है, दूसरा काम देखो। जरूरी थोड़ी ना कि सब लोग सिलेक्शन ले लें। कुछ लोग वापस भी तो आएंगे वहाँ से, तो तुम उनमें से ना अगर बनना चाहते हो खुद को, तो याद कर लो यार, क्या लगेगा उसमें। बहुत डेटें तो नहीं कराई हैं, ऐसा भी नहीं है कि तुमको मैंने इतना करा दिया कि सर याद नहीं हो रहा है, इसीलिए छोटा रख रहे हैं कि वीडियो छोटा रहेगा। छोटे वीडियो में तुम लोग कम पढ़ोगे, और जितना पढ़ोगे उतना एक दिन में हजम कर पाओगे, याद कर पाओगे। और मैंने तुमको कहा भी है कि अगर यहीं ध्यान से सुनोगे तो तुमको यहीं याद हो जाएगा। बस कहीं पे अगर कोई फैक्ट आ जाता है, कोई डेट आ जाती है, कोई तथ्य आ जाता है, थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करो, तो जल्दी हो जाएगा, वहीं हो जाएगा। बाकी चीज़ों को कहानी की तरीके से सुनते चलो आराम से, कोई दिक्कत है? कहानी तो याद है। कहानी याद रहती सर, कहानी में तो मजा आता है, वही तो आप सबसे मजेदार बताते हैं। उसके अलावा तो मजा नहीं आता, डेट से याद नहीं होती। चलो हम प्रयास करेंगे, अब डेट जो होंगी उनको तुरंत का तुरंत रिवीजन करते चलेंगे। जो डेट पढ़ाएंगे उसको वीडियो के लास्ट में दोबारा से एक बार रिवीजन करा देंगे, ठीक है। वैसे हर रोज पूछ लेते हैं नया वीडियो स्टार्ट होने से पहले, ये किसने बनाया? हमने बनाया। अच्छा चलो, आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा, ठीक है। संविधान सभा पीछे कल बना दी थी, कल क्या बन गया था? संविधान सभा। तो सभा बन गई, संविधान सभा। चलो, तो अब कराते हैं संविधान सभा की बैठकें। तो संविधान सभा ने अपना काम चालू किया, उसको मंजूरी मिल गई थी। संविधान सभा को मंजूरी किसने दी? कैबिनेट मिशन ने। वेरी गुड। तो कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा को मंजूरी दी और हमारी संविधान सभा गठित की गई। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 389 सदस्य थे। 39 जो बोलेगा उसको फुटबॉल कर देंगे, ठीक है। 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो संविधान सभा हमारी कल गठित हो चुकी थी, नहीं हो चुकी थी? अब कराएंगे उसकी बैठकें। बैठक में क्या होगा? मान लिया 389 सदस्य हैं, सबको बुलाया पूरे देश भर से, कहा कि आओ बैठ के अब चर्चा करते हैं, संविधान पे चर्चा है। मोदी जी चाय पे चर्चा करते हैं, वैसे तुमको क्या करना है? संविधान पे चर्चा करना है। आओ एक जगह बैठते हैं। तो पहली बात तो दुनिया भर से, मतलब दुनिया भर से नहीं, देश भर से पूरे इतने सारे लोग आएंगे, लगभग 400 लोग एक जगह इकट्ठा होंगे। तो पहले दिन क्या बातें करेंगे?
हाय हेलो, और भाई साहब केम छो, ऐसे करेंगे। चाय पानी, चाय पसंद है या कॉफ़ी, ये सब मतलब पहले दिन परिचय होगा। चर्चा करेंगे। हाँ, परिचय करेंगे कि आप कौन, कहाँ से, ये सब यही सब होता है। तो सबसे पहले दिन संविधान की जब बैठक हुई तो डेट थी 9 दिसंबर 1946। कौन सी डेट थी? 46 में ही तो हमने संविधान सभा की स्थापना करने का सोचा था ना। 46 में मंजूरी मिली थी मार्च में, और 9 दिसंबर तक आते आते हमने पहली बैठक ली। ऐसा पहला बना दे, याद रहेगा, पहली बैठक। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस दिन हमने क्या काम किया? आप पहले दिन मिलेंगे तो सबसे पहले परिचय होगा, और परिचय होने के बाद में, परिचय हो तो रहा लेकिन उस दिन तो कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा ना उस भीड़ को। वो 400 लोगों को कोई तो लीड करेगा, कोई तो उनका लीडर होगा। तो उस दिन कोई इनका अध्यक्ष बन, लीडर मतलब अध्यक्ष। तो उस दिन उनका कोई एक अध्यक्ष बनाना था कि कौन आज के दिन इनका अध्यक्ष बनेगा, कौन बनेगा जो इनको सबको संभालेगा। चाहिए तो ये था कि योग्यता के आधार पे बने। किस आधार पे? योग्यता के आधार पे। लेकिन क्या तुरंत किसी की योग्यता वहां पे पता की जा सकती थी पहले दिन? पहले दिन तो हाय हेलो सही से हो जाए, यही बड़ा काम था। इसलिए उस दिन रखा गया ऐसा व्यक्ति जिसकी बात सभी लोग माने। और किसकी बात सब लोग मानते हैं? अरे शत्रुघ्न सिन्हा ना कह देना। गांधी जी नहीं थे, मैं तुमको पहले बताया, गांधी जी इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। संविधान सभा में गांधी जी थे ही नहीं। उन 389 सदस्यों में से एक भी नहीं थे गांधी जी। होते तो एक ही होते हैं, लेकिन वो भी नहीं थे। गांधी जी 389 में से नहीं है। उसमें गांधी जी कभी संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। नहीं जाता था आदमी इतना ज़्यादा क्रेडिट ले। कल मैंने तुमको सुनाया था गांधी जी के बारे में, है ना। तो गांधी जी संविधान सभा में शामिल नहीं होते हैं। तो ये बात तुम लोगों को क्लियर रखनी है, संविधान सभा में गांधी जी नहीं है, याद रहेगा ये। पहले दिन काम यही रहेगा कि सबको कंट्रोल करना है। और पहले दिन जब कोई नहीं होता तो देखा जाता है कि सबसे बड़ा बूढ़ा कौन है, बुजुर्ग कौन है, क्योंकि बड़े बूढ़े की बात सब लोग मान लेते हैं। तो उम्र के आधार पर सबसे पहले दिन डिसाइड किया गया कि एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना देते हैं, तब तक के लिए बना देते हैं, टेम्परेरी बना देते हैं। तब तक मतलब टेम्परेरी, टेम्परेरी मतलब अस्थायी। तो पहले दिन बनाया गया अस्थायी सदस्य, अध्यक्ष। हाँ, क्या सर, सदस्य बनाया गया। सही लिखा है? हाँ सर, सब सही लिखा सर। ठीक, सबसे पहले दिन क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष, जो टेम्परेरी है। क्या है? टेम्परेरी है, मतलब आज का काम चले, कल का कल देखेंगे। हाय हेलो होनी चाहिए सही से। तो बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद को। किसे बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा। पीछे वाले देख के बताओ कि बाहर तो नहीं जा रहा है, आ रहा है अंदर ही, फिर ठीक है। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहले दिन क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो तुम्हें ध्यान रखना है, संविधान सभा की पहली बैठक में सिर्फ इतना काम हुआ कि पहले तो परिचय हुआ, और दूसरा एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। किसे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, उम्र के आधार पे। ठीक है, बुजुर्ग थे सबसे वही। फिर दूसरी बैठक होती है 2 दिन बाद, मतलब एक दिन गैप करके, 11 दिसंबर 1946 में। अब कहा गया कि इसी टेम्परेरी काम चलाएंगे शुरुआत से आखिर तक। तो कहा नहीं, पहले तो फाइनल वाला काम करते हैं। एक आदमी चुनते हैं जो स्थायी हो, जो शुरुआत से लेकर के आखिरी तक संविधान सभा की अध्यक्षता कर सके, बार बार बदलने वाला सिस्टम ना रहे। जो शुरुआत में बनेगा आखिरी तक वही रहेगा। तो इस दिन बनाया गया स्थायी अध्यक्ष। क्या बनाया गया? स्थायी अध्यक्ष। और स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस आधार पे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस आधार पर बनाया गया? योग्यता के आधार पर बनाया गया। पढ़े लिखे आदमी थे यार, कानून के ज्ञाता थे, बहुत सारे कानून उनको आते थे। लेकिन ध्यान रखना, संविधान सभा में जितने भी लोग हैं सबके सब कानून के ज्ञाता हैं। अपने क्षेत्र में वकील थे। हाँ, ये भी वकील थे, अपने बिहार के तो रहने वाले थे। तो कहा सिर्फ योग्यता के आधार पर नहीं, ऐसा भी आदमी होना चाहिए जिसकी बात सब माने, जिसको सब रेस्पेक्ट करते हो। तो रिस्पेक्ट समाज में उसी की होती है जो आदमी एकदम से सीधा साधा होता है। नौटंकीबाज आदमी को डर भले जाए लोग, लेकिन सम्मान नहीं करते हैं। ऐसा होता है। दबंग आदमी हो, क्या उसकी सब रेस्पेक्ट करते हैं? नहीं, डरते हैं उससे। रेस्पेक्ट करना और डरने में अंतर होता है। लेकिन डरने वाले कंडीशन में अगर आदमी को पावर मिल जाए, तो डरता है, उसको अगर पावर मिल जाए तो फिर उसका विरोध कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन अगर सम्मान कर रहा है
तो फिर उसकी बात को मानेगा हर हालत में। कितनी पावर मिल जाए, अगर सम्मान करते हो किसी का तो फिर सम्मान वो रहेगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया, कहा ये सीधे साधे आदमी है, बिहार का लड़का है और ये ज्ञानी भी है, समझदार भी है, इसकी बात सब लोग मानेंगे भी। तो इनको क्या बना दिया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। वोटिंग होती है, ऐसा नहीं कि बस कह दिया ये बनेंगे, ऐसा नहीं, सब लोगों की सहमति से सब लोगों ने पसंद किया कि हाँ ये आदमी ठीक है, इनको अध्यक्ष बना दिया जाना चाहिए। बात समझे समझे? हाँ यही तो सब बताते रहे, आपसे सहमति से थे, सब लोगों ने स्वीकार किया था कि ये आदमी ठीक है। तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर को। ऐसे बहुत सारी बैठक हुई, सब पे चर्चा नहीं करेंगे, मेन देख लेते हैं। ठीक, 13 दिसंबर को क्या हुआ, यहाँ पे इस बार रखा गया कि चलो यार अब स्थायी अध्यक्ष भी बन गया है, अब संविधान बनाने का काम चालू करो। यही तो होगा, हर रोज फालतू की बातें करते रहेंगे अध्यक्ष, फालतू की चाय पानी नाश्ता कर रहे हो, काम चालू करो भाई, रोज रोज यही करोगे। तो कहा अब संविधान बनाना स्टार्ट करते हैं। संविधान बनाने से पहले सबसे जरूरी काम क्या था कि जो हम बनाने जा रहे हैं वो है क्या और किस प्रकार से होना चाहिए, तो उसका उद्देश्य क्या है, किस लिए बना रहे हैं भाई हम संविधान। तो पहले तो हमें यही कंफर्म होना चाहिए। तो सबसे पहले दिन हमको उसका उद्देश्य पता करना था कि आखिर इसका उद्देश्य होगा क्या, किस उद्देश्य के लिए बना रहे हैं, किस प्रकार का होगा। कहते हैं ना कि घर बनाने चलते हो तो सबसे पहले प्लानिंग करते हो कि कहाँ से कितनी नींव रहेगी, कितने बड़े बड़े कमरे रहेंगे, कितने कमरे रहेंगे, बरामदा कहाँ पे होगा, किचन लैट्रिन बाथरूम सब कहाँ पे होगा, सब प्लानिंग करते हो कि ये ऐसा रहेगा, इधर को गेट खुलेगा, ये सब प्लानिंग है उसकी। ऐसे ही कहा कि इसका उद्देश्य क्या, आखिर हम बना तो रहे हैं संविधान पर उसका उद्देश्य है क्या। तो निकाला गया कि लोगों के हित में होना चाहिए, हमारे देश के लोगों के हित में होना चाहिए, ठीक है, किसी का शोषण नहीं होना चाहिए किसी प्रकार से, और एक लोकतंत्र होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक लोकतंत्र होना चाहिए, राजतंत्र अब नहीं रहेगा, क्योंकि उस समय राजतंत्र, आज हम लोगों को ये सोचना बड़ा आसान लगता है कि लोकतंत्र ही तो होता है सब, हमको तो ये लगता है कि लोकतंत्र ही तो होता है, ये तो हमारा अधिकार है भाई, जिसको चाहेंगे उसको सरकार में बिठाएंगे, ये हमारे लिए नॉर्मल बात हो गई। उस समय नॉर्मल नहीं थी, उस समय राजतंत्र था। तो राजतंत्र से हटके सोचना ही बहुत बड़ी बात थी। आज तुम लोकतंत्र में हो, इससे अलग सोचो, इससे अलग अगर सरकार होगी तो किस प्रकार की होगी। राजतंत्र पहले हो चुका है, या तो ऑप्शन में तुम्हारे वो आएगा, लोकतंत्र अभी चल रहा है, या तो ये आएगा। अगर इसके बाहर को सोचना चाहो, दिमाग में कुछ आएगा, इसके बाहर सोचो सरकार कैसी हो, दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। यही समस्या उस समय उनके सामने भी रही होगी कि आखिर कैसी सरकार, उनके लिए लोकतंत्र भी सोचना एक बड़ी बात रही होगी नहीं रही होगी। तो ये सारी बड़ी बड़ी बातें थी, आज हमारे लिए आसान हो गया, उनके लिए बहुत कठिन रहा होगा ये सोचना कि संविधान का उद्देश्य आखिर क्या रहने वाला है। तो फिर बारी आई पंडित नेहरू की, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नाम जब सुना इनका, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया उद्देशिका। क्या पेश किया? उद्देशिका। उद्देशिका जानते हो? उद्देशिका क्या है कि संविधान का उद्देश्य आखिर होगा क्या, क्या उद्देश्य होगा, क्या सोच करके हम बना रहे हैं। पहले पता तो हो कि किस प्रकार का हमको किस लिए चाहिए, तभी तो उसी हिसाब से बनाएंगे ना। तो उद्देश्य क्या है आखिर, ये प्रस्ताव किसने रखा? तो उद्देश्य क्या कह लो या उद्देश्य प्रस्ताव, अगर तुमसे पूछा जाए किसने रखा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। ये बात समझ में आई नहीं आई? यही आगे चल करके उद्देशिका या उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके प्रस्तावना बन गया। ठीक है, जब हमारा संविधान बन करके कंप्लीट हुआ तो उसकी प्रस्तावना की जगह पे यही उद्देशिका उठा के रख दी गई। तो आज जब तुम प्रस्तावना पढ़ते हो कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब संप्रभुता जिसके अंदर होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग की पावर होनी चाहिए। तो हम भारत के लोग, हम मतलब हम सब भारत हैं, ऐसा नहीं है कि खाली ये इतना ही भारत है, हम सब भारत हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे, इसके पास अपनी पूरी पावर होगी। संपूर्ण मतलब पूरी, क्योंकि अंग्रेजों ने शिमला समझौते में कहा था, शिमला समझौते में एक बार उन्होंने कहा कि ऐसा कर लो ना कि सेंटर की पावर हमको दे दो, वायसराय हमारा रहेगा अंग्रेज आदमी, भारत सचिव हमारा रहेगा। भारत सचिव मतलब वहां उस समय आर्मी का जो सबसे बड़ा नेता, ठीक है, आर्मी का कमांडर कह लो, सेनापति जिसे कहते हैं, वो मेरा रहेगा। सिर्फ दो ही पद हमको चाहिए, एक तो वायसराय का पद हमारा रहेगा, दूसरा सेनापति हमारा रहेगा, बाकी के सारे नेता तुम बना लो।
शिमला समझौते में, ये बात हुई थी और सहमत भी हो गए थे हम लोग। मजे की बात तो ये है कि हम लोग सहमत भी हो गए थे इस बात पे। वो तो भला हो जिन्ने का, जिन्ना भड़क गया आखिरी में। वहां पे समझौता ये हुआ था कि हिंदू और मुस्लिम बराबर बराबर नेता रहेंगे। हम लोग इस बात पे भी सहमत हो गए कि चलो ठीक है, इनकी जनसंख्या कम है फिर भी इनको बराबर की भागीदारी दे देंगे। भला हो जिनने कहा कि उसने कहा कि देखो ये 50% जो आएंगे मुसलमान, ये सारे मुसलमान हम ही भेजेंगे। कांग्रेस ने कहा हम बेवकूफ हैं, जितने मुस्लिम नेता तुम्हारे मुस्लिम लीग में नहीं है उससे ज्यादा मुस्लिम नेता तो हमारे कांग्रेस में है। तो तुम ये कहो कि हाँ मुस्लिम नेता आएंगे वो बात ठीक है, लेकिन सारे मुस्लिम नेता तुम ही भेजोगे, तुम ठेकेदार हो मुस्लिमों के। यहां पे मैटर बिगड़ गया। तो शिमला समझौता इस वजह से टूट गया, जिन्ने का भला। नहीं तो क्या होता, बड़ा जो सबसे बड़ा प्रधानमंत्री है उसमें वाजरा सबसे बड़ा पद था, आज है प्रधानमंत्री समझ लो। प्रधानमंत्री ब्रिटेन से आता, ब्रिटेन का कोई आदमी होता भारत का प्रधानमंत्री बना हुआ होता, रक्षा मंत्री होता ब्रिटेन से आता, और हम लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो हमारा है, योगी आदित्यनाथ तो हमारे है, इतने में ही खुश होते। समझे नहीं समझे? तो ये संपूर्ण प्रभुता नहीं होती हमारे पास, कि सारी की सारी पावर तो नहीं होती हमारे पास। सारी पावर का मतलब क्या है, सब कुछ है हमारे पास, और हम जो चाहे वो हम ही डिसीजन लेंगे। उस समय डिसीजन भी हमको उनसे पूछ के लेना पड़ता, किस देश के साथ हमको अच्छे रिश्ते रखने, किसके साथ नहीं रखने। हमको इजराइल के पक्ष में जाना है, फिलिस्तीन के पक्ष में जाना है, हमको रूस के पक्ष में जाना है, यूक्रेन के पक्ष में जाना है, किधर जाए भाई, किसकी तरफ से? हमारे शिमला समझौता कब हुआ था, कौन बताएगा? शिमला समझौता 45 में हुआ था। कब हुआ था? 45 में, जस्ट थोड़ा पहले। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अब हमारे पास सारी पावर है कि हम जो चाहते हैं डिसीजन ले सकते हैं। हमसे दुनिया भर के यूरोप के सारे देश कहते हैं कि तुमको यूक्रेन के पक्ष में आना चाहिए, और मोदी जी क्या कहते हैं कि रूस हमारा पुराना मित्र है, तो हम रूस को तो छोड़ नहीं सकते। तो हम कहते हैं कि हम तो भैया रूस से पेट्रोलियम खरीदेंगे। इंडिया मना करती है कि नहीं, इस पर हमने सैंक्शन लगा दिया, कोई पेट्रोल नहीं खरीदेगा। मोदी जी कहते हैं हम खरीदेंगे, क्योंकि हमको पेट्रोल की आवश्यकता है और रूस वाला सस्ता दे रहा है। तो ये हमारी डिसीजन मेकिंग की पावर है। अमेरिका के पक्ष में है इजराइल, हमने अमेरिका वाले पक्ष से थोड़ा दुश्मनी ले ली क्योंकि रूस वाले पक्ष में आ गए। अब इजराइल ने क्या किया, ईरान के ऊपर हमला, इजराइल ईरान का लड़ाई चल रही। अब हम इजराइल की तरफ भी हैं। अब दुनिया रूस कह रहा है कि यार नहीं, तुमको ईरान का साथ देना चाहिए। हम कह रहे हैं नहीं, हमारे इजराइल के साथ रिश्ते अच्छे हैं। डिसीजन मेकिंग की पावर हमारे पास है, ना अमेरिका की मानने ना हम रूस की मानने हैं। इस वाले मामले में हम रूस का समर्थन कर रहे हैं, उस वाले मामले में हम इजराइल का समर्थन कर रहे हैं जो अमेरिका का सहयोगी है। तो अब सारी डिसीजन मेकिंग की पावर किसके पास है? हमारे पास है। हम जिससे चाहेंगे उससे अच्छे रिश्ते रखेंगे, जिससे चाहेंगे कनाडा जैसे लोगों को लात मार के भगा देंगे, निकल यहाँ से। करेंगे नहीं करेंगे? कनाडा वाले की तो ऐसी हालत खराब है इस समय भाई, क्या ही पूछे। बेचारा चुनाव के चक्कर में देखो क्या क्या ना कर जाए। ये सब हुआ, तो ध्यान रखोगे ये बात। चलो, तो संपूर्ण प्रभुता हमारे अंदर आ गई। ऐसे ही उद्देश्य की बहुत सारी बातें उसमें रखी गई। संविधान का उद्देश्य आखिर होना क्या चाहिए? लोगों के हित में होना चाहिए, लोगों के हित में होना चाहिए। संविधान हमारा लोगों के हित में होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी बैठकें हुई और धीरे धीरे उन बैठकों में संविधान हमारा बना। लेकिन संविधान बना किस प्रकार से, उसके लिए क्या 389 सदस्य अपना अपना लेके आते थे कि नहीं ये वाली बात इसमें लिखो, तो कहता नहीं ये वाली बात इसमें लिखो? ऐसा होता था? ऐसे तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता बहुत ज़्यादा। लगभग 400 लोग हैं, 389। अब सब अपनी अपनी अगर अलग अलग बात कहेंगे तो फिर उनमें तो फिर एकजुट होना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बवाल होगा। तो ऐसा कहा गया कि करते हैं छोटा छोटा सा ग्रुप बांट देते हैं। हाँ, छोटा सा ग्रुप बना देते हैं। एक आदमी के लिए वही बड़ा काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ग्रुप बना देंगे तो मिल के एक काम तो निपटा ही लेंगे। किसी को जिम्मेदारी है कि तुम ये वाला काम करोगे, तुम्हारे पास मूल अधिकारों के लिए काम है तो मूल अधिकारों पे कानून बनाओगे, इसकी यात्रा लग रहे हो तुम अल्पसंख्यकों के मामले की यात्रा लग रहे हो तो ऐसा करो, तुम अल्पसंख्यकों पे कानून बनाओगे। ऐसे कर करके अलग अलग ग्रुप बना दिए गए और उन ग्रुपों को कहा गया समिति। क्या कहा गया? समिति। तो एक समिति थी जिसका नाम था संघ संविधान समिति। क्या नाम था? संघ संविधान समिति। क्या नाम था? संघ संविधान समिति। अब इस समिति में कुछ लोग थे, सदस्यों का ग्रुप था ना। अब जैसे पूरे का एक ग्रुप का लीडर था, अध्यक्ष था, 389 का लीडर था,
ये संविधान सभा में कितने लोग थे? 389। इनमें से एक लीडर हुआ ये आदमी। वैसे यहाँ समिति भी है, इसमें भी कुछ लोग हैं, इनका भी एक लीडर होगा, होगा नहीं होगा? तो उस लीडर को कौन बनाया गया? इस वाली समिति का लीडर कौन था? पंडित नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इससे मिलता जुलता एक नाम है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति। तो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? सरदार पटेल को बनाया गया। किसे बनाया गया? देखोगे यहाँ पे जितने भी मेन काम हैं, जो बड़े बड़े काम हैं, वो किसे सौंपे गए हैं? सरदार पटेल को सौंपे गए। क्योंकि जो सबसे कहते हैं घर का जो सबसे जिम्मेदार, सबसे होशियार लड़का होता है, उसको सबसे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां, सबसे बड़े बड़े काम दिए जाते हैं। छोटे मोटे तो दे दिए जाते हैं बच्चों को कि ये तुम देख लेना, लेकिन जो जिम्मेदार होता है उसे दिया जाता है बड़ा काम। ठीक है? जैसे सबसे बड़ा काम मूल अधिकारों के लिए, मूल अधिकारों के लिए, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यकों की समिति, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? जी नहीं, मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों के लिए समिति एक बनाई गई, जिसका अध्यक्ष भी सरदार पटेल को ही बनाया गया। मैंने तुमको बताया था सब ज़्यादातर जिम्मेदारियां किसके पास थी? जो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां थी वो सब सरदार पटेल को दी गई, क्योंकि जो जिम्मेदार आदमी होता है जिम्मेदारियां उसको ही ज़्यादा दी जाती हैं। और उस समय के सबसे जिम्मेदार आदमी अगर गांधी के बाद कोई था तो कौन थे? सरदार पटेल ही थे। बात समझे मेरी? गांधी जी तो संविधान सभा में थे नहीं। गांधी जी थे नहीं तो मैंने कहा गांधी जी? मैंने कहा उस समय का जिम्मेदार आदमियों में गांधी जी के बाद अगर कोई है, सरदार पटेल हैं। अगर गांधी जी होते तो वो शायद जिम्मेदारियां ज़्यादा संभालते, लेकिन गांधी जी तो 389 में है ही नहीं कहीं, इसलिए वो इसमें कहीं भी शामिल नहीं होंगे। किसी भी समिति के अध्यक्ष नहीं होंगे, तो इसमें है ही नहीं तो अध्यक्ष कैसे बनेंगे? सदस्य भी नहीं है जब। ठीक है? तो सरदार पटेल को बहुत सारे काम दिए गए। फिर बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट एक बात ये कि हमको मिल जाती है जब ये काम चल रहा होता है, ये 46 की बात है, 1946 है ना? 46 के बाद में आता है 47, और 47 में हमने लक्ष्य रखा था कब? जुलाई 1948 में आज़ादी लेंगे, अंग्रेज जो भगाएंगे। उन्होंने कहा था कि हम चले जाएंगे, लेकिन इधर जिन्ना बता रहे थे प्रत्यक्ष कार्रवाई करवा रहा है, फालतू के दंगे करवा रहा है। अब हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं जिन्ना से कि यार कहते हैं डॉक्टर डेट देता है, अपॉइंटमेंट लेते हो कि तुम्हारे हाथ में कैंसर हो गया है और तुमको 6 महीने बाद तुम्हारा हाथ काट के निकाल दिया जाएगा, इस डेट में आना, तब तक ये दवाइयाँ खाओ और फिर इसको सही कर देंगे, काट के अलग कर देंगे। लेकिन कैंसर अपना प्रभाव जल्दी से दिखाना स्टार्ट कर दे, सड़ने लगे ऊपर तक, तब क्या करोगे? तो पहले करना पड़ेगा। पहले ही डॉक्टर के पास जाओगे कि साहब कुछ तो कर दो, इसको पूरा काट के अलग करो, लेकिन इसको हटाओ, नहीं झेला जा रहा अब ये। वैसे ही हुआ, हमने 1948 आने का इंतजार ही नहीं किया। हमने क्या किया? 47 में ही 14 अगस्त 1947 को हमने पाकिस्तान का विभाजन कर दिया। हमने कहा निकल भाई, तू जा, नहीं चाहिए तो अपना अलग देख ले। और 15 अगस्त को हमने अंग्रेजों भी कहा कि अब तुम भी जाओ। 15 अगस्त 1947 को कहा अब तुम जाओ, अपना काम हम देख लेंगे, क्योंकि अब एक व्यवस्थित हमारी संविधान सभा बनी गई है। तो जब तक हमारे संविधान पूरा बन के तैयार नहीं हो जाता, उसके आधार पर चुनाव नहीं हो जाते, तब तक हमारी संविधान सभा ही अंतरिम संसद बन के, अंतरिम सरकार बन के हमारा काम देख लेगी। तो आज़ादी के बाद से लेकर के नई सरकार बनने तक अगर पूछा जाए शासन किसने किया? डॉक्टर शासन। हाँ, तो इस जैसे अभी संसद है तो संविधान सभा ने उसने संसद वाला काम किया, वही इसी ने अंतरिम संसद का काम किया। तो 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए, और इसी के लगभग 14 दिन बाद, कितने दिन बाद? 14 दिन बाद एक काम हुआ, एक अलग से नई समिति बनाई गई, क्योंकि अब हो गया 46 से लेकर के 47 लगभग खत्म होने पे आ गया है, अगस्त का महीना चल रहा है, लगभग बहुत सारे काम तो हो चुके हैं, बहुत सारे कानून तो लगभग बन चुके होंगे, प्रावधान बन चुके होंगे। अब काम था कि यार प्लान करो कि कौन सा पहले रखा जाए, कौन सा बाद में रखा जाए। मान लिया सबको अलग अलग काम दिया था कि ये वाला पेज तुम बनाओगे, ये पेज तुम बनाओगे।
अब सारे पेजों को लाइन से लगाना है। इसे बाइंडिंग करते हैं कॉपी की, तो कौन सा पेज आगे लगाना है, कौन सा उसके पीछे लगाना है, कैसे कैसे इसको रखना है, एक प्लान करना होगा कि पहले क्या, उसके बाद में क्या, उसके बाद में क्या, ऐसा। तो कहा गया एक समिति अलग से बनाओ जो केवल यही काम करे कि क्रमबद्ध तरीके से सबको लगाए, कि सबसे आगे क्या रखेंगे, उसके पीछे क्या रखेंगे, उसके नीचे क्या रखेंगे, ऐसे क्रम से लगाए। इसे कहते हैं ड्राफ्ट बनाना। क्या कहते हैं? ड्राफ्ट बनाना। ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई उसके लिए। क्या बनाया गया? हाँ, इसे कहते हैं प्रारूप समिति। क्या कहते हैं? प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति बनाई गई कितने दिन बाद? आजादी के 14 दिन बाद। संविधान सभा के 14 दिन बाद नहीं, आजादी के 14 दिन बाद। कब बनेगी? तो 14 दिन बाद कब होंगे? 29 अगस्त। किस सन में? 1947 में। तो 29 अगस्त 1947 को बनती है एक प्रारूप समिति, जिसमें सदस्यों की संख्या होती है 7। कितने होते हैं सदस्य? 7 सदस्य होते हैं, 7। ठीक है, कितने सदस्य? 7 सदस्य होंगे, जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? हाँ, अध्यक्ष बनाया गया B.R. अम्बेडकर को बनाया गया। किसे बनाया गया? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। इनका काम क्या था कि तुम सब पे निगरानी रखोगे, सबको देखोगे। तुम्हारा काम सिर्फ एक का नहीं है, जितनी समितियां हैं तुम सब पे देखोगे कौन क्या काम कर रहा है, सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जिनका काम कंप्लीट हो जाए उनको कहाँ पे रखना है, उस पेज को लगाना आखिर कहाँ पे है। तो ये काम इनको रखा, इनको दिया गया। तो इस पूरे में सबसे मेन लीडर कौन हो गए? जो सब पे नजर रख रहे हैं, प्रारूप समिति हो गई। और प्रारूप समिति में भी सबसे मेन कौन हो गया? B.R. अम्बेडकर। इसीलिए अब जब तुमसे पूछा जाता है कि संविधान बनाया किसने, तो इनका नाम आता है, क्योंकि इन सब में 389 में सबसे मेन आदमी कौन है? B.R. अम्बेडकर। इसीलिए इनका नाम आता है संविधान निर्माण में। बात समझ में आई नहीं आई? चलो, तो प्रारूप समिति की स्थापना आजादी के लगभग 14 दिन बाद होती है। तब मिला दें? चलो।